Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, a warm welcome to all of you in a fresh lecture that we are preparing for you people because the board exams are coming very fast to you people. Right, dear students, for that purpose, we are here, myself Mudassir Bhatt, which that I am going to give you the main expected questions that can be asked in your board exams 2021. Right, bete? Just focus on these questions and hope that they may be asked in the examination. Right? Let's start our what we call as the most expected questions for the board examination 2021. Right, bete? Just start now. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटे कि हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में 12th पोर्शन में 5 यूनिट्स है बेटे। उन 5 यूनिट्स में हमने पहले 2 यूनिट्स लिए हैं इस वाले लेक्चर में, यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने 2 यूनिट्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं बेटे, और उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। एंड आई होप यू विल जस्ट हैव अ फोकस ऑन दीज थिंग्स। राइट, चलिए बेटे, सबसे पहला यूनिट जो आपके सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाता है, व्हाट इज दैट? दैट इज योर सॉलिड्स। इस सॉलिड्स के आपके 4 मार्क्स है बेटे। तो आफ्टर ब्रीफ एनालिसिस हम यहां तक आ गए कि इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बल्कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकते हैं। राइट, तो हम देखेंगे पहले कि कहां कहां से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। राइट बेटा, सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है इस वक्त, व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज क्रिस्टलेट्स बेटा। क्रिस्टलेट्स हम किसको कहते हैं? जिगर गौर से समझ लीजिएगा, जब भी हम सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आ जाता है बेटे क्रिस्टलीन सॉलिड्स, क्योंकि ज्यादातर हम बात करते हैं क्रिस्टलीन सॉलिड्स के बारे में इस यूनिट में। तो क्रिस्टलीन सॉलिड जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उसका। वही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टलेट्स। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? व्हाट इज क्रिस्टलेट्स माय डियर स्टूडेंट्स? क्रिस्टलेट्स इज सिंपली द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि जो सॉलिड होगा वो किन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा? वो एटम से बना होगा या वो बेटे किससे बना होगा? वो बना होगा एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से या बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स बेटा। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो हम उस चीज को कहते हैं क्रिस्टलेट्स। सो क्या रखेंगे आप याद बेटा? वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किसी भी सॉलिड का जो आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्रामेटिकली बाय मीन्स ऑफ पॉइंट्स बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रिस्टलेट्स। जैसे कि मैंने यहां डायग्राम आपके सामने रखी है बेटे, कि डायग्राम जो है ये वाला जो है मैंने ये आपको रिप्रेजेंट करवाया यहां पर कि ये क्रिस्टलेट्स है। ये जो पॉइंट्स है बेटे, यहां पर जो ये पॉइंट्स है, दैट पॉइंट्स जो आपके ये पॉइंट्स है बेटे, दीज पॉइंट्स, वेट अ मिनट, ये जो पॉइंट्स यहां पर होते हैं बेटे, इन पॉइंट्स को हम लेटिस पॉइंट्स कहते हैं जिगर। यानी कि जो कि आपका क्रिस्टलीन सॉलिड होता है उसका एक डायग्रामेटिक व्यू आप जब देखते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं क्रिस्टलेट्स बेटे। और वो जो पॉइंट्स होते हैं इसमें जिनसे आप ड्रा करते हैं ये क्रिस्टलेट्स, उन पॉइंट्स को हम लेटिस पॉइंट्स कहते हैं। राइट बेटा, अब याद रखिएगा और एक बात बेटा, जो आपके सॉलिड्स होते हैं, राइट बेटा, जो आपके क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं उनमें बेटे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हम दिखाते हैं, यानी कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर फॉर सॉलिड्स। राइट, अब ये 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है, these 7 crystal systems are in turn made up of 14 brevis lattices. Right jigar? 14 brevis lattices. Right? सो 14 ब्रेविस लेटिस से बने होते हैं। तो मैंने क्या कहा लोगों बेटा, आपको मैंने क्या कहा, ये जो सॉलिड्स होते हैं यानी कि जिनका आप क्रिस्टलीन सॉलिड बताते हैं, यानी कि जिनका आप क्रिस्टलेट्स ड्रा करते हैं, वो सॉलिड्स आपके 7 टाइप्स के होंगे बेटा।
और वो इंटरमेड होंगे 14 अरेंजमेंट से, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट से, और उन 14 को हम कहते हैं ब्रेविस लैटिसेस, राइट जिगर। और एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं बेटे, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है आपके पास, वो कौन कौन से है बेटे, और उनमें कौन सा सिमेट्रिकल है और कौन सा अनसिमेट्रिकल है, ये ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस रखता है बेटा। सो याद रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम्स याद रहेंगे बेटे। वो क्या है? come to our home, come to our home, come to our home, राजा मोहन रॉय, राजा मोहन तिवारी, राइट बेटा, राजा मोहन तिवारी। ठीक है बेटे, ये सी जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, राइट। ये टी जो है ये आपका टेट्रागोनल रिप्रेजेंट करेगा, या जिसे आप टेट्राहेड्रल कहते हैं, टेट्रागोनल बेटा। और ये जो ओ है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक बेटा। और ये जो एच है ये रिप्रेजेंट करेगा हेक्सागोनल, और ये जो आर है ये रिप्रेजेंट करेगा, मैं यहां पे दिखाऊंगा बेटे, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, राइट जिगर। और ये जो एम है ये रिप्रेजेंट करेगा मोनोकिल्निक बेटा, मोनोकिल्निक, ठीक। और ये जो टी है ये रिप्रेजेंट करता है ट्राइकिल्निक, ट्राइकिल्निक बेटा, राइट। वेट अ मिनट बेटा, ये ट्राइकिल्निक रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आपके बनते हैं बेटे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पर आपको, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। कम टू आवर होम, कम टू आवर होम, राम मोहन तिवारी, ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, तिवारी। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है आपके पास जिगर। सबसे पहला जो है बेटा वो है क्यूबिक बेटा आपका। टी का मतलब बेटा टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एच का मतलब हेक्सागोनल, ठीक। आर का मतलब बेटा रोम्बोहेड्रल, ठीक। और एम का मतलब बेटा क्या? शाबाश जिगर, एम का मतलब मोनोकिल्निक, और टी का मतलब बेटा ट्राइकिल्निक, राइट जिगर। तो दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स दैट आर प्रेजेंट in our solids beta, and these are intermade up of 14 geometrical arrangements, and those are called what beta? These are called brevis lattices, right? ये जो क्यूबिक होता है बेटा ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में जो है वो है क्यूबिक बेटा आपका, क्योंकि क्यूबिक में आपके जो एज लेंथ्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, और आपके एक्शियल एंगल जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट इन द केमिस्ट्री, राइट। और ये जो ट्राइकिल्निक सिस्टम है बेटा इट इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल वन, ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल पाया जाता है बेटा, यानी कि सबसे मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ट्राइकिल्निक है, उसमें ए, बी और सी आपस में बराबर नहीं होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा जो है वो भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, दैट आर नॉट इक्वल टू बेटा, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट बेटा। सो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन जो बताया है वो है बेटा व्हाट इज क्रिस्टलेट्स, ठीक है ना। नाउ गोइंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है इसमें बेटा। वो क्या है? डिफाइन यूनिट सेल एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, यानी कि यूनिट सेल क्या होती है और उसके टाइप्स क्या है बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिट सेल हम किसको कहेंगे। जिगर आप गौर से समझ लीजिएगा, अगर आपके पास एक बड़ा क्रिस्टल है जिसको आपने अभी नाम दिया स्पेसलेट्स या आपने उसका नाम रखा क्रिस्टलेट्स, उस क्रिस्टलेट्स का अगर स्मॉलेस्ट पोर्शन आप बेटे लेंगे और उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को अगर आप बार बार रिपीट करते जाएंगे इन ऑल डायरेक्शंस इन स्पेस, सो इट विल यील्ड द होल क्रिस्टल। सो दैट सिंपलेस्ट अरेंजमेंट of the crystallates of which the crystallates is made, that is called beta unit cell. So वही definition मैंने लिखी है, the smallest portion of a crystallates which when repeated in all directions, यानी कि तीनों डायरेक्शन में स्पेस में अगर हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो वो जनरेट करेगा होल क्रिस्टल को जिगर, तो उस चीज को हम कहते हैं यूनिट सेल। राइट बेटा, अगर मैं यूनिट सेल की डायग्राम बनाऊं यहां पर तो कैसी होगी? अगर हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल होगा तो उसका छोटा मोटा क्यूब इस तरीके से होगा बेटा। राइट बेटा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? ये हमारी यूनिट सेल होगी। राइट, तो अगर हम इन्हीं छोटे छोटे क्यूब्स को मिलाते जाएंगे इन ऑल डायरेक्शंस तो ये हमें देगा एक बड़ा क्यूब जिसको हम स्पेसलेट्स कहेंगे। अब यहां पर जो पॉइंट्स होंगे बेटे, राइट, अभी हमने दिखाए थे स्पेसलेट्स में कि यहां पर पॉइंट्स होते हैं जिन जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन वाले पॉइंट्स को हम कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स जिगर। So latest points, what are latest points beta? Latest points are the points present in the diagram which represents the constituent particles, right जिगर? So ये बन जाएगी आपकी एक यूनिट सेल। नाउ उसके बाद दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है वो क्या है? What are the types of the unit cell? What are the types of unit cell? जिगर मैं आपको बोलूं बेटा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आपके दो मेजर टाइप्स होते हैं यूनिट सेल्स के। राइट, एक को हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल जिगर, एक को हम बोलते हैं व्हाट डियर फ्रेंड्स? दैट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल। राइट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। राइट, और दूसरे को हम बोलते हैं बेटे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। राइट, ठीक है ना बेटा? दैट इज व्हाट? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इसका दूसरा नाम है बेटा व्हाट इज दैट? दैट इज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। सेंटर्ड यूनिट सेल्स। राइट बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो मैंने आपको बताया यूनिट सेल होती क्या है। अब मैं दूसरे पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, वो क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? जस्ट हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दिस यूनिट सेल? देयर आर द मेन टू टाइप्स ऑफ दिस यूनिट सेल्स। वन इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड द सेकंड पार्ट, व्हाट इज दैट कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स? दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। राइट जिगर, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को हम क्या कहते हैं बेटे? प्रिमिटिव यूनिट सेल्स वो यूनिट सेल्स है जहां पर आपको सिर्फ एटम जो होंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे यानी कि ये पॉइंट्स जो होंगे ये आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे मिलेंगे बेटे। राइट बेटा, तो मैं कहूंगा इट इज दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल in which atoms occupy only corner positions, only corners of a cube, corners of a cube. Right beta, so what is that type of unit cell called? That type of unit cell in which the atoms are present only on the corners of a cube. So my dear students, what is that type of unit cell called? That type of unit cell is simply called, my dear students, primitive unit cell. The best example of this unit cell is only and only one. What is that? That is beta simple cubic unit cell. Right jigar, simple cubic unit cell. Right, simple में हम कहेंगे कि वो यूनिट सेल जहां पर आपको सिर्फ कॉर्नर्स पे ही खाली पॉइंट्स मिलेंगे यानी कि एटम्स मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज primitive unit cell. And the example for this unit cell is what? That is simple cubic unit cell. The diagram goes like this. ये है उसकी diagram बेटा. So this cell will be called, this unit cell will be simply called as what? That will be called as a simple cubic unit cell. Right? Now the second part, यानी कि second category में कौन से unit cells आते हैं बेटे? What is that? That is called non-primitive unit cells. Right? अब क्या कहेंगे आप बेटा non-primitive unit cells क्या होते हैं? Non
primitive unit cells are those unit cells in which the atoms occupy the corners and as well as the other positions also. यानी कि एक तो corners पे atoms होंगे, उसके अलावा other positions पे भी atoms present होंगे. So that will be called as non-primitive unit cell or that will be called as a centered unit cell. Right? मैं यहां लिखते जाऊं बेटा, क्या लिखूं बेटा? Those unit cells in which, right बेटा, in which atoms occupy corners as well as other positions. Right जिगर? So वो वाले यूनिट सेल्स जहां पर आपको एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स मिलेंगे, उसके अलावा बाकी पोजीशंस ऑफ यूनिट सेल पे भी एटम्स मिलेंगे. सो दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट? दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स. राइट बेटा? नाउ हैव अ लुक हियर बेटा. नाउ दीज सेंटर्ड यूनिट सेल्स बेटा, ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल्स है बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल जिनको आप नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स, दीज आर फर्दर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जरा देखिए कौन कौन सा टाइप. पहला टाइप बेटा मैं यहां पे बना रहा हूं. व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड बेटा बीसीसी. व्हाट इज दिस बीसीसी? दिस इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे बेटे, और उसके अलावा बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम होगा. सो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी कॉल्ड एज अ सेंटर्ड यूनिट सेल एंड दैट टाइप विल बी स्पेशली कॉल्ड एज बीसीसी. राइट हियर स्टूडेंट्स? तो इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, लिखूंगा मैं कम, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा बेटे, तो आपको उससे जल्दी एनालाइज हो जाएगा ये कौन सी यूनिट सेल है. राइट हियर, जस्ट सी हियर बेटा, दिस इज योर क्यूब. सो दिस इज योर क्यूबिक यूनिट सेल. राइट? तो यहां पर एटम्स होंगे, एक तो कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करेंगे एटम्स, इसके अलावा एटम जो होंगे वो एक और एटम यहां पर बॉडी सेंटर पे भी होगा. मैं इसको डैश कर रहा हूं बेटा. यानी कि दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी सिंपली कॉल्ड एज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी कॉल्ड एज अ बीसीसी. सो सिंपली आप याद क्या रखेंगे? सेंटर्ड यूनिट सेल में पहला टाइप जो है दैट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. शॉर्ट में लिख रहा हूं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. क्या होता है जिगर? ये वो क्यूबिक यूनिट सेल है, हम क्यूबिक यूनिट सेल्स के साथ डील कर रहे हैं. ये वो क्यूबिक यूनिट सेल है जहां पर एटम्स आपको कॉर्नर्स पे मिलेंगे, इसके अलावा आपको सेंटर पे भी मिलेगा एटम. सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ बीसीसी. राइट डियर स्टूडेंट्स? नाउ द सेकंड वन, व्हाट इज दैट? Second one, that is called beta FCC. What is this FCC? FCC is called face centered cubic unit cell. Right जिगर? Face centered cubic unit cell. अगर मैं यहां पे cubic unit cell बनाता जाऊं बेटे, ये है आपकी cubic unit cell. Right? ये आपका cubic unit cell है. ठीक है ना? एक तो कॉर्नर्स पे एटम होंगे, लाजमी है. तो यहां पर कॉर्नर्स पे एटम्स है. कॉर्नर्स के अलावा बेटा कहां पे एटम्स होंगे? फेस सेंटर पे एटम्स होंगे. राइट बेटा? इन अ क्यूब हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर 6 फेसेस. सो देयर विल बी 6 एटम्स एट द फेस सेंटर्स. राइट बेटा? एक ऊपर वाला फेस है, ठीक है, यहां पे मैंने बनाया. एक साइड वाला फेस है, मैंने यहां बनाया. ये वाला साइड वाला फेस तो बनाया यहां पर बेटा. एक बॉटम वाला फेस, ठीक है, तो यहां पे एक आगे वाला फेस यहां पे बना, एक पीछे वाला फेस. राइट बेटा? सो दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल कॉल्ड बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. राइट जिगर? हैव अ लुक ओवर दीज थिंग्स. ठीक है? क्या है बेटा? एफसीसी क्या होता है? व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इट इज? इट इज अ सेंटर्ड यूनिट सेल in which the atoms occupy corners as well as the face centers of a cube. Right? इसके बाद और एक टाइप आ रहा है बेटा, उसको नजर में रखिएगा. What is that? That is called edge centered cubic unit cell. एज सीसी बेटा मैं इसको लिखूंगा, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. व्हाट इज एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? ये नेम से ही पता चलता है बेटा, एक तो क्यूबिक यूनिट सेल है यानी कि कॉर्नर्स पे एटम्स है और उसके अलावा एजेस पे भी एटम्स होंगे. यानी कि 12 एजेस एक क्यूब के होते हैं, 12 एजेस पे 12 एटम्स होंगे. राइट बेटा? तो इसकी डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसी होगी बेटा? जरा गौर से सुनिएगा. ये देखिए बेटा, ये आपके क्यूब है, मैं ड्रा कर रहा हूं क्यूब. एक तो क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे. राइट? क्यूब पे कॉर्नर्स पे एटम्स है, ठीक है, तो ये कॉर्नर वाले एटम्स होंगे. इसके अलावा कहां पे होंगे बेटा? इसके अलावा एजेस पे भी होंगे. ये एक एज, ठीक है, ये दूसरा एज,
राइट, ये तीसरा एज, ये चौथा एज, ये पांचवा एज, ये छठा, ये सातवां बेटा, ये वाला आठवां, ये 9, ये वाला 10, ये वाला 11 बेटा, और ये वाला बेटा आपका 12. So this will be which type of unit cell, my dear students? This will be called as a edge-centered cubic unit cell, right, beta? Now the last one, what is that? That is called end-centered cubic unit cell. End-centered cubic unit cell, right? What is end-centered cubic unit cell? Those centered unit cells in which the atoms occupy the corners as well as the opposite ends of a cube. Opposite ends of a cube. अगर ऊपर वाले पे आप एटम रख रहे हैं, अगर आप क्यूब ऐसे रख रहे हैं बेटे, क्यूब के ऊपर वाले आपने फेस पे रखा है एटम, यानी कि बीचों बीच पे यहां पे रखा है, तो उसके नीचे वाले फेस पे भी आपको एक एटम रखना है, यानी कि एंड अपोजिट एंड्स पे आपको रखना है. अगर आपने ऐसे रखा तो इस वाले और इस वाले एंड पे रखना है. गौर से समझ लीजिएगा इसको. तो मैं क्या कहूंगा, ये वो यूनिट सेल है जहां पर आपको एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स मिलेंगे बेटा, ठीक है ना, कॉर्नर्स पे एटम्स मिल रहे हैं, ठीक. इसके अलावा बेटा कहां पे एटम्स मिल रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात बेटा, कॉर्नर्स पे मिल रहे हैं, ये वाले कॉर्नर्स एटम्स हैं, तो कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे. इसके अलावा अगर आप ऊपर वाली सतह पे एटम रखेंगे, यानी कि ऊपर वाले फेस पे एटम रखेंगे, बराबर इसके नीचे में यानी कि अपोजिट टू दैट फेस आपको दूसरा एटम रखना है. सो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, माय डियर स्टूडेंट्स. हैव अ लुक वंस अगेन ओवर दिस क्वेश्चन. व्हाट वाज द क्वेश्चन बेटा? The question was define unit cell and its types, my dear students. What is unit cell and what are its types, my dear student? सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. यूनिट सेल हम किसको कहेंगे बेटे? मैंने कहा यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टलेट्स, उस बड़े क्रिस्टलेट्स का वो छोटा सा टुकड़ा जिससे आप जनरेट कर सकते हैं होल सॉलिड, होल क्रिस्टल, व्हेन यू रिपीट इन ऑल डायरेक्शंस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. सो क्या रखेंगे डेफिनेशन याद आप बेटा? द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टलेट्स व्हिच व्हेन रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शंस जनरेट्स द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल. उसके बाद मैंने टाइप्स पे बात की थी बेटे. टाइप्स में मैंने बोला, पहला टाइप मैंने बोला कि वी हैव ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ these unit cells. One is called primitive unit cells and the second one is called non-primitive, or this is called beta centered unit cells, right? The simple primitive unit cells में क्या होती है डेफिनेशन बेटा? प्रिमिटिव यूनिट सेल हम उस यूनिट सेल को हम कहते हैं जहां पर सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, राइट बेटा, और कहीं जगह एटम्स नहीं दिखाई देंगे. So that will be simply called as a primitive unit cell. The example is simple cubic unit cell, जिसको आप SC से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. अब दूसरा टाइप जो है that is centered unit cells. Centered unit cell, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यही है कि एक तो कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे और उसके अलावा अदर पोजीशंस पे भी होंगे. कहां कहां पे होंगे? बॉडी सेंटर में भी होगा, फेस सेंटर पे भी होंगे, एज सेंटर पे भी होंगे और एंड सेंटर पे भी होंगे, राइट. आई होप आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा. जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स. Now the question is very, very important. I am saying this is very, very important question for the board examination because the objectives frequently are asked from this question. Calculation of effective number of atoms per unit cell. अगर आपके पास कोई यूनिट सेल दी होगी और आपको कहा जाएगा कि इसमें बताइए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, राइट. राइट डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हैव अ लुक व्हाट आई एम गोइंग टू से, राइट बेटा. जस्ट सी, इफ आई हैव अ यूनिट सेल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट बेटा, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. देखिए गौर से समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं फिर, ठीक है. ये मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है. तो ये जो सॉलिड होगा ये उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन है. सबसे पहली बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पूरा सॉलिड नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सॉलिड है जिसके बारे में नंबर ऑफ एटम्स निकालने वाले हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, राइट. देखिए अगर मैं मान रहा हूं कि ये एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है, क्या इसमें कितने एटम्स आपको दिख रहे हैं? जस्ट यूजुअल हमें दिख रहे हैं सर यहां पे 8 कॉर्नर एटम्स है, तो पर यूनिट सेल में मुझे लग रहे हैं कि 8 एटम्स है, राइट. बट दिस इज रॉन्ग बेटा. क्यों? क्योंकि इसका दूसरी यूनिट सेल यहां होगी,
इसकी दूसरी यूनिट सेल यहां यहां यहां, यानी कि 3 डायमेंशनल में एक एक कॉर्नर को 8-8 कॉर्नर ने ज्वाइन किया होगा। यानी कि ये वाला एटम जो होगा, कॉर्नर एटम जो होगा बेटा, याद रख लीजिएगा इस बात को, कॉर्नर एटम जो होगा वो याद रखिएगा, दैट इज शेयर्ड बिटवीन, याद रखिएगा, शेयर्ड बिटवीन 8 यूनिट सेल्स। राइट डियर स्टूडेंट्स, सो गौर से समझ लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका जो कॉर्नर एटम है दैट इज नॉट ऑफ अ सिंगल कॉर्नर, वो 8 कॉर्नर इसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, आप कोई कमरा ले लीजिए जहां पे आप बैठे होंगे बेटा इस वक्त, कमरा का एक कॉर्नर ले जाइएगा बेटा, उस कमरे के कॉर्नर को देखिएगा, उसके साइड में एक कमरा होगा, ठीक है ना, उसके यहां से एक कमरा होगा, उसके वहां से एक कमरा होगा, उसके ऊपर से एक कमरा होगा, इधर भी इधर भी। जरा देखिए मैं यहां पे बना रहा हूं, सपोज आप इस कमरे में बैठे हैं बेटा, ये कॉर्नर आपकी अंडर कंसिडरेशन है, ये वाला है, ये कॉर्नर तो शेयर हो रहा है इस वाले कमरे के साथ भी बेटा, ठीक है, ये कॉर्नर तो इस वाले कमरे के साथ भी शेयर हो रहा है, ये कॉर्नर तो इस वाले कमरे के साथ भी शेयर हो रहा है। सो 2 डायमेंशनल वे में ये 4 कमरों के साथ शेयर हो रहा है। ये ले दयम पोर्थ खाड़ो गोबरम्योन, यानी कि इसके ऊपर और कमरे डाल देंगे, यानी कि 3 डायमेंशनल पिक्चर बना देंगे, तो यहां पर और 4 आएंगे। तो बताइए बेटा, तो ये वाला जो कॉर्नर है ये कितनी के दरमियान शेयर हो गया बेटा? ये 8 के दरमियान शेयर हो गया। तो यहां पे भी जो एटम होगा बेटा वो कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होगा? वो 8 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होगा। राइट बेटा, तो मैं यहां पे लिखूं बेटा नंबर ऑफ, एक मिनट बेटा वेट ऑन, कंट्रीब्यूशन मैं यहां पे लिखूं कंट्रीब्यूशन, क्या किस एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 1/8 होता है। यानी कि अगर कॉर्नर एटम पे एक एटम है वो कितने यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होगा? 8 यूनिट सेल्स के दरमियान। तो 8 में से 8 हिस्से हो जाएंगे इस एटम के, तो एक एक हिस्सा एक एक एटम को शेयर हो जाएगा। तो पूरा अगर हम देखेंगे तो एक में कितना शेयर बचेगा? 1/8 बचेगा। राइट बेटा, यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले एटम की, तो ये एटम जो है ये 8 के दरमियान शेयर हो रहा है। मान लीजिए एक टॉफी है, ये 8 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक बच्चे को कितना हिस्सा आएगा बेटा? ये 1/8 आएगा एक बच्चे को हिस्सा, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉर्नर एटम इज 1/8। सिमिलरली जस्ट हैव अ लुक हियर, अगर हम फेस की बात करेंगे बेटे, फेस की बात करेंगे बेटे, फेस यानी कि क्यूब का फेस जो होगा, ठीक है ना बेटा, क्यूब का फेस जो होगा, अगर हम क्यूब के फेस की बात करेंगे जिगर, तो क्यूब का फेस कितनी के साथ शेयर होता है? जरा हैव अ लुक ओवर दिस कॉन्सेप्ट बेटा। ये मान लीजिए ये एक क्यूब फेस है, ये वाला फेस है क्यूब का, ठीक है, तो कितने क्यूब्स के दरमियान शेयर हो रहा है बेटा? ये 1 है, ये 2 है बेटा, तो ये 2 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रहा है। जब ये 2 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो रहा है, अगर यहां पे कोई एटम होगा बेटा तो वो कितने के दरमियान शेयर होगा? तो 2 के दरमियान शेयर होगा। एक का कितना शेयर आएगा? हाफ आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा बेटा नंबर ऑफ एफ, यानी कि एफ एटम्स का शेयर कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज 1/2। राइट जिगर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस एटम दैट इज 1/2। अगर हम एज की बात करें बेटे, ये मान लीजिए एज है, ये मान लीजिए एज है, ठीक है ना, एज मान लीजिए ऐसे है, तो एज जो है कितने के दरमियान शेयर हो रहा है? जरा देखिए, ये मैं 2 हाथ ऐसे मिला रहा हूं, तो ये वाली उंगली जो है, ये वाला, ये इसके साथ भी शेयर होगा, जो इसके आगे होंगे और 2 उनके साथ भी शेयर होगा। तो दैट मीन्स इफ 4 के साथ शेयर होता है, सो ठीक है ना। तो एज का शेयर कितना आ जाएगा बेटा? एज का शेयर आता है 1/4। राइट बेटा, ये आपको याद होना चाहिए जिगर। इफ यू हैव दिस in your brain, then you can solve each and every question about this calculation of effective number of atoms. So मैंने क्या कहा, जब भी आप किसी क्यूब की बात करेंगे तो आप सिंगली उसके साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि आप उसको 3 डायमेंशनल वे में आप देखेंगे। तो एक कॉर्नर एटम जो है वो 8 के दरमियान शेयर होता है, एक फेस जो है, फेस एटम जो है वो 2 के दरमियान शेयर होता है, एक एज एटम जो है वो 4 के दरमियान शेयर होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। अब बात आ गई, अगर यहां सेंटर पे कोई एटम है बेटा, बॉडी सेंटर पे,
हर किसी क्यूब का अपना अपना सेंटर है, कोई सेंटर किसी के साथ शेयर नहीं होता है, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 रहता है, राइट बेटा। तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन बेटा कितना रहेगा, 1 रहेगा। सो बात को याद रख लीजिएगा, मैं यहां पे समराइज कर रहा हूं बेटा, गौर से सुनिएगा बात को, वेरी इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग दिस थिंग। सबसे पहले क्यूब में आप देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एन ऑफ कॉर्नर एटम्स, कितने कॉर्नर एटम्स होते हैं बेटा क्यूब में, 8 होते हैं, यानी कि कॉर्नर्स 8 होते हैं। नंबर ऑफ कॉर्नर्स अगर आप बात करेंगे, ठीक है, एक मिनट, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे बेटा, 8 होंगे। फेसेस कितने होंगे बेटा, फेसेस हमेशा 6 होंगे। एजेस कितने होंगे बेटा, अभी आपने देखा एजेस 12 होंगे, ठीक है ना। बॉडी सेंटर कितना होगा बेटा, बॉडी सेंटर इज इक्वल टू बेटा 1, राइट। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, तब आप जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल कि कॉर्नर्स में, कॉर्नर क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 होते हैं। फेसेस कितने होते हैं, 6। एजेस कितने होते हैं, 12। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1। याद रखिएगा कॉर्नर कितने दरमियान शेयर होता है, 8 के साथ, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा, 1/8। यहां पे लिखा मैंने 1/8, ठीक है ना। और ये फेसेस का शेयर कितना होगा, 1/2। एंड्स का एजेस का शेयर कितना होगा बेटा, 1/4। और बॉडी सेंटर का शेयर कितना होगा, दैट विल बी 1, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ हैव अ लुक दिस, आई एम गिविंग यू नाउ अ फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, राइट। द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जो है बेटे वो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, Z से। जस्ट हैव अ लुक, आई एम गिविंग यू अ फॉर्मूला नाउ, देखिएगा बेटा, Z इफेक्टिव ऑफ एनी यूनिट सेल दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स डिवाइडेड बाय 8, यानी कि कॉर्नर एटम कितने हैं, 1/8 उसका शेयर रहेगा, प्लस बेटा नंबर ऑफ फेस एटम्स बेटा डिवाइडेड बाय आप लिखेंगे 2, ठीक है ना। नंबर ऑफ एज एटम्स कितने हैं बेटा, एज एटम्स, तो डिवाइड बाय आप करेंगे 4 और प्लस करेंगे बेटा आप नंबर ऑफ बॉडी सेंटर पे कितने एटम्स है बेटा, डिवाइड बाय आप करेंगे 1, राइट जिगर। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला बाय विच यू कैन कैलकुलेट व्हाट बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, राइट। देखिएगा बेटा, अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बताइए बेटा कहां पे एटम्स होते हैं, खाली कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, तो मेरे पास खाली एक ही टर्म आएगी NC, वो किसके बराबर है, 8। तो therefore Z जो होगा बेटा वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा 8 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज 1। लगता होगा 8 होंगे, लेकिन 8 नहीं है, बल्कि एक ही एटम पर यूनिट सेल इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। इसी तरह आप BCC की बात करेंगे बेटा, BCC में आप 2 टर्म्स लेंगे, एक तो कॉर्नर लेंगे और दूसरा तो आप बॉडी सेंटर लेंगे, ठीक है ना। तो बताइए नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8 है, और नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितने हैं बेटा, 1 है, एक एटम वहां पर भी है। तो बताइए Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा बेटा, Z इफेक्टिव सिंपल किसके बराबर होगा बेटा, NC डिवाइडेड बाय 8, राइट डियर फ्रेंड्स, इट इज NBC, यानी कि बॉडी सेंटर डिवाइडेड बाय 1। तो क्या आएगा बेटा, 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू 2। सो नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स per unit cell in case of BCC, what will be that my dear students, that will be simply what, that will be 2 बेटा। तो यहां पर Z इफेक्टिव 2 निकल रहा है, याद रख लीजिएगा आप जबानी इनको, और यहां पर निकल रहा है 1, राइट। अगर हम बात करेंगे अब किसकी बेटा, अगर हम बात करेंगे जिगर अब फेस सेंटर की, राइट, Z इफेक्टिव इन केस ऑफ FCC बेटा। सबसे पहली बात, FCC में नंबर ऑफ फेस एटम्स, यानी कि फेस एटम्स कितने हैं बेटा, वो 6 होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉर्नर्स पे भी होंगे, कितने होते हैं बेटा, नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स 8 होंगे। तो आप 2 टर्म्स लेंगे उस फॉर्मूला से, एक तो NF और NC, ठीक है ना। तो क्या होगा, NC डिवाइडेड बाय 8 आएगा, प्लस आएगा NF डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फेस एटम 2 के साथ शेयर होता है। तो दैट विल बी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। 2 1s are 2 3s are, so this is 1 and 1, so it is 1 plus 3, so that is equal to बेटा 4, right जिगर, ठीक है ना। तो Z इफेक्टिव इन केस ऑफ FCC दैट विल बी इक्वल टू 4। इन केस ऑफ बेटा अगर हम
एज सेंटर्ड में बात करेंगे, एज सीसी में बात करेंगे, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। तो कहां कहां एटम्स होंगे बेटे? एक तो कॉर्नर्स पे होंगे और दूसरी एजेस पे होंगे। जल्दी जल्दी कीजिएगा बेटा इसको। तो हमारे पास कॉर्नर एटम कितने होंगे बेटा? 8 होंगे, ठीक है ना। और एज एटम्स कितने होते हैं बेटा? एजेस कितने हैं आपको वही रखना याद है, 12 होते हैं। तो 12 एटम्स एज पे होंगे बेटा, ठीक है। तो निकालिए इसका कितना निकलेगा बेटा, जरा देखिए कितना निकलेगा, जरा बच्चे बताइए। Z इफेक्टिव किसके बराबर निकलेगा बेटा? दैट इज NC डिवाइडेड बाई 8 प्लस क्या लिखूंगा? NH डिवाइडेड बाई 4, राइट डियर स्टूडेंट। सो दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज इक्वल टू प्लस 12 divided by 4, 4 1s are 4 3s are 8 1s are 8 1s are, so that is 1 plus 3, that is equal to 4 my dear students. सिंपल। सो मुझे क्या याद रखना है बेटा? FCC और एज सेंटर्ड में सेम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकल रहे हैं, राइट बेटा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सेम निकल रहे हैं किसमें बेटा? किसमें बेटा? याद रखिएगा FCC और एज सेंटर्ड में। सिंपल क्यूबिक में कितना निकल रहा है? 1 निकल रहा है। BCC में कितना निकल रहा है? 2 निकल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स। Now the very very important question I am going to discuss with you people, that is a subjective question, that is define the following terms. इन टर्म्स को आपको फॉलो डिफाइन करना है बेटा। पहली टर्म जो है व्हाट इज दैट? व्हाट आर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और दूसरी टर्म जो है व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आप देखते हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है कि आइदर वो रिपेल होता है, आइदर वो अट्रैक्ट होता है, आइदर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट, आइदर वीकली अट्रैक्ट होता है। उन्हीं टर्म्स में से मैंने 2 टर्म्स लिए हैं यहां पर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो कौन है? पहली टर्म बेटा दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और दूसरी टर्म बेटा क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। सो व्हाट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स? जिगर गौर से समझ लीजिएगा। Paramagnetic materials are those materials, those solids which are weakly attracted by the external magnetic field. So याद रखिएगा, दो weakly attracted by external magnetic field अगर weakly attract करेगा किसी भी सबस्टेंस को, सो दैट सबस्टेंस विल बी सिंपली कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। अब ये वीकली अट्रैक्ट कैसे करता है बेटा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे बेटा, आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा। जब भी कोई अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन वहां पे होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सटर्नल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ इंटरैक्ट करने लगता है, तो उसकी वजह से ये वीकली अट्रैक्ट हो जाता है। और एक बात वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है कि आप इसको परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने कोई चीज ली है, सपोज ये एक ब्लॉक लिया है आपने बेटा, ठीक है ना। इस ब्लॉक को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक, बी एक्सटर्नल मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो ये वीकली रिपेल हो रहा है। लेकिन अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज अ डायमैग्नेटिक। उस वक्त ये बिहेव क्या करेगा बेटा? एज डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आ जाता है। रिमूव करने के बाद उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आता है, उसी को हम कहते हैं इसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती है। ये अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो लूज करता है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द एग्जांपल्स आर वेरी सिंपल। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो O2 है, Cu2 पॉजिटिव इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द Fe3 पॉजिटिव इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और Cr3 पॉजिटिव इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पहली टर्म मैंने जो दिखाई आपको वो क्या है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हम उनको कहेंगे। Paramagnetic materials are those materials or those solids which are weakly attracted by the external magnetic field due to the presence of unpaired electrons. और एक बात इंपॉर्टेंट आप बात याद रखेंगे, इनमें बेटा परमानेंट मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इसका अंदर वाला मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो अलाइन हो जाता था ड्यू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो अपने ओरिएंटेशन लूज करता है तो ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां ये पहले था। तो दैट इज व्हाई परमानेंट मैग्नेटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल्स आर दिस। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड टर्म बेटा, इसको गौर से समझ लीजिएगा। व्हाट इज दिस? दैट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं बेटे?
Ferromagnetic materials are those solids or those materials which are strongly attracted by the external magnetic field. ये strongly attract होते हैं by means of external magnetic field. Why they are strongly attracted by the magnetic field? Because they contain large number of unpaired electrons. इनमें बहुत सारे unpaired electrons होते हैं, ठीक है ना. ये unpaired electron जब होते हैं, मैं उसको आप समझाऊंगा बेटा आपको ये कैसे होता है, strongly क्यों होता है. वहां पे भी unpaired electron थे, तो यहां पे क्यों unpaired electron वजह से strong attraction होती है. जरा गौर से सुनिएगा. सपोज आपके पास ये सॉलिड है कोई बेटा, ठीक है. इस सॉलिड में बेटा क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. सॉलिड स्टेट में इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है. 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसमें. तो जब 3 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो हर कोई जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो एक्ट करता है मैग्नेटिक डाइपोल, राइट बेटा. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे बेटा. तो एवरी विल फॉर्म ए मैग्नेटिक डाइपोल्स, मैग्नेटिक डोमेन जिन्हें हम कहते हैं, ये डोमेन्स बनाएंगे बेटा. डोमेन्स, ये डोमेन नंबर 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4. इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. लेट दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और इनकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह है बेटा, ठीक है. ये देखिए, इसमें मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, देखिए, ये देखिए, ठीक है. सो दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स, ठीक है. और ये जो सिंगली मैं दिखा रहा हूं, दीज आर मैग्नेटिक डाइपोल्स. यानी कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एज अ टाइनी मैग्नेट, ठीक है ना. ये एक डाइपोल आपको एक टाइनी मैग्नेट नजर आ रही है, ठीक है. बट दे हैव अ डिसऑर्डर्ड ओरिएंटेशन, इनमें डिसऑर्डर्ड ओरिएंटेशन है. तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो इसका आ जाता है बेटा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 है इस वक्त. तो इट विल बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक, ठीक है. नाउ व्हेन आई एम प्लेसिंग इट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं जब रखूंगा बेटा तो ये अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में बेटा. कैसे हो जाते हैं जरा गौर से देखिएगा बेटा इसको. तो अभी ये उधर थे यहां के, तो ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे. जरा देखिए, एक ही डायरेक्शन में सभी मैग्नेटिक डाइपोल्स आ रहे हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस देयर कम्स ए नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इसमें आ जाता है. सो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर 0 था, तो यहां पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं आएगा, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा. ड्यू टू दिस नेट मैग्नेटिक मोमेंट देयर कम्स अ मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. सो बिकॉज ऑफ दीज मोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इट अट्रैक्ट्स द एक्सटर्नल मैग्नेट वेरी फास्टली. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स. इनको हम क्या कहते हैं बेटे, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स. सो दोज सॉलिड्स व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दो दे आर कॉल्ड बेटा व्हाट, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स, ठीक है ना. उसमें खास बात ये याद रखनी है कि एवरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस एक्ट्स एज अ tiny magnet which can experience its own magnetic field. They are but disordered orientation में. When that is kept in an external magnetic field, they comes in a proper orientation. Because of that, there comes a net magnetic moment. Because of that net magnetic moment, it strongly attracts towards the external magnetic field. Right, dear students? Now, if you remove the external magnetic field, अगर आप इससे remove करेंगे external magnetic field को, right बेटा? अगर remove करेंगे B external को अब, तो क्या हो जाएगा? There is a पॉसिबिलिटी कि कोई मैग्नेटिक डाइपोल डिसऑर्डर फिर से हो जाएगा, लेकिन देयर विल रिमेन सम देयर. सो देयर कैन बी अ मैग्नेटाइजेशन, देयर कैन बी अ प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन व्हाट बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. सो याद रखिएगा इस बात को. सो गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अभी कहा मैंने, those solids which are strongly attracted by the external magnetic field, they are called beta ferromagnetic solids because of the unpaired number of very large number of unpaired electrons. In solid state, the metal ions are grouped together in small regions called domains which
which act as tiny magnets. ठीक है, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन जो है ये पॉसिबल है, they do not lose their magnetism even in absence of magnetic field. राइट बेटा? और एक बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कभी कभार आपके यहां एग्जाम्स में, वो ये है कि अगर आपके पास फेरोमैग्नेटिक है बेटा, एफएम है आपके पास फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, आप इसको हीट कर देंगे बेटा तो इसकी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगी, यानी कि उसमें डिसऑर्डर्ड फिर से आ जाएगा वो, तो ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक. क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक. ठीक है ना? सो द प्रोसेस, द टेम्परेचर एट विच द फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बेटा क्यूरी टेम्परेचर. What is that temperature called, my dear students? That is called a Curie temperature. So what is Curie temperature? The temperature above which a ferromagnetic solid gets converted into which type of solid beta? That gets converted into paramagnetic solid. Right beta? इसकी example beta गौर से समझ लीजिएगा. Iron है आपकी example, निकल है आपकी एग्जाम्पल, कोबाल्ट है आपकी एग्जाम्पल, गैडोलिनियम है आपकी एग्जाम्पल, CrO2 यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड आपकी एग्जाम्पल है. राइट बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है बेटा. वो क्या है जरा देखिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग दिस वंस अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. राइट? व्हाट इज शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज शॉर्टकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट? ठीक है ना? सबसे पहली चीज जो हम इस डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहली चीज वो आप याद रखेंगे बेटे, ये बोथ डिफेक्ट्स जो है यानी कि शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है, दीज आर व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स? दीज आर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स. दीज आर स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सबसे पहली बात आप याद रखें, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स. व्हाट इज दिस? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट माय डियर स्टूडेंट? Stoichiometric defect means whenever there is a solid, when it has undergone the defect, the stoichiometry of the solid remains same. जो पहली stoichiometry इस solid की थी वो फिर से वही रहेगी after the defect, so that will be called as what beta? Stoichiometry solid, stoichiometric defect. Right beta? Okay. Now come on to the point beta. Now what is Schottky and the Frenkel defect? शॉर्टकी डिफेक्ट हम किसको कहेंगे और फ्रेंकेल डिफेक्ट हम किसको कहेंगे? राइट बेटा? याद रखिएगा. सबसे पहले यहां डायग्राम आ गई बेटा इस वाले साइड में, यानी कि इस साइड में जो है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, तो ये वाली डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके शॉर्टकी डिफेक्ट को. राइट? व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट? सिंपल याद रख लीजिएगा बेटा. शॉर्टकी डिफेक्ट मे बी डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशंस. अपने नॉर्मल पोजीशन से, नॉर्मल क्रिस्टलेट्स में जो उसका नॉर्मल पोजीशन होगी, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अपनी जगह से हट जाएंगे और ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड आ जाएंगे बेटा. दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज अ शॉर्टकी डिफेक्ट. सो मैं क्या कहूं बेटा? इट इज दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इन विच द इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस from their normal positions, and comes on the surface of the solid. That defect will be called simply what beta? That will be called as a Schottky defect. Right? मैं यहां पे लिखूं बेटा, आपके लिए लिखूं बेटा यहां पर, यहां मैं एक लिखूं बेटा शॉर्टकी और यहां से लिखूंगा बेटा मैं फ्रेंकल. दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, गौर से समझ लीजिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए. शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट बेटा याद रखिएगा, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशंस. एनपी में लिखूंगा नॉर्मल पोजिशंस. जब भी किसी सॉलिड में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस कहां मिस फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजिशंस, अपने नॉर्मल पोजिशन से हट जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो उस टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? दैट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट? शॉर्टकी डिफेक्ट. राइट? ओके. चलिए दूसरा पॉइंट बेटा इसी के बारे में. जब ये निकल जाएंगे अपने यहां से, ठीक है, निकल जाएंगे तो पीछे एक वैकेंसी रहेगी. ठीक है ना? सो दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. ऑल्सो कॉल्ड, मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट.
तो इसको मैं वैकेंसी डिफेक्ट कहूंगा, वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, तो इस वाले डिफेक्ट को हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। राइट जिगर, वेरी वेरी सिंपल। तीसरा पॉइंट बेटा मैं बताने जा रहा हूं, इसको गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस डिफेक्ट द सिमिलर चार्जेस कम्स वेरी क्लोजर टू ईच अदर। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, और आप गौर से देखेंगे ये बी नेगेटिव यहां से गायब गया है, ये देखिए ना, यहां से बी नेगेटिव आपका गायब हो चुका है, तो ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव नजदीक आने लगे, कि अभी बीच में उनका बी नेगेटिव था वो गायब हो गया, तब ए और ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव आपस में क्लोज आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप यहां ए पॉजिटिव देखेंगे वो गायब हुआ है, तो बी नेगेटिव और बी नेगेटिव एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं बेटे, गौर से सुनिएगा, क्लोज आ रहे हैं। दिस फिनोमिनन व्हेन द आयन कम वेरी क्लोजर टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट सॉलिड गेट्स इंक्रीज। ठीक है ना, सो याद रखिएगा। तो मैं यहां पर पॉइंट लिखूं बेटे, क्या लिखूं जरा देखिए, देखिए तो क्या लिखूं, इन दिस डिफेक्ट, in this defect dielectric constant of solid increases, right जिगर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड किस में इंक्रीज होता है बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट में इंक्रीज होता है, राइट जिगर। वेरी 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 सिंपल, ठीक है, ओके। No, sorry, dielectric constant of solid remains same. Sorry, बेटा, please. ठीक है, remains same. Wait. Remains same. Sorry, remains same. Remains same. Okay. Now, और एक पॉइंट बेटा जो यहां शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में बोलूंगा मैं आप, ठीक है। अब ये नॉर्मल पोजीशन से हट गए तो गैप्स क्रिएट हो गए बेटा। जब एक गैप्स क्रिएट हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सो मैं यहां लिखूंगा ड्यू टू शॉर्ट की डिफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल यानी कि सॉलिड क्रिस्टल डिक्रीजेस, राइट। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है, ओके। सो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बोले। When equal number of cations and anions miss from their normal positions and come on the surface of the solid, that defect is called Schottky defect. It is also called vacancy defect. In this defect, dielectric constant of solid remains constant. Okay, strength of the solid, यानी कि strength जो है solid की, stability जो solid की है वो decrease होती है, यानी कि that decreases. Right बेटा? अब बात करते हैं और एक चीज की, what is that? देखिएगा इधर, यहां पे मैं लिखूंगा शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट देखेंगे, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, ये किन में ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। ये डिफेक्ट उन आयोनिक सॉलिड्स में ज्यादा पाया जाता है जहां का कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, याद रखिएगा, 8:8 and 6:6। Those solids whose coordination number is 8:8 and 6:6, they readily show which type of defect बेटा, they show Schottky defect, right? So क्या लिखूं मैं यहां पे बेटे, मैं लिखूंगा the solids having high coordination numbers, that is 8:8 and 6:6 shows which type of defect बेटा, they show Schottky defect. और एक पॉइंट मैं यहां साथ ही में लिखूंगा बेटा, those solids in which the radius of cation, the size of the cation and the size of the anion is almost same, जहां आयन, कैटायन और एनायन का साइज जो होगा, रेडियस जो होगा वो सेम होगा, तो वो वाले ज्यादा सॉलिड्स कौन सा डिफेक्ट दिखाते हैं, Schottky डिफेक्ट दिखाते हैं। सो मैं लिखूंगा those solids in which radius of cation are positive and radius of anion are negative is almost same बराबर नहीं होगी, almost same होगी। So I can say like this, that they will show which type of defect, my dear students, they will show which type of defect, they will show Schottky defect, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या क्या है बेटे, याद रखिएगा, एग्जाम्पल क्या क्या है। NaCl आपकी एग्जाम्पल है बेटा,
आपकी CaCl है एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड, आपकी बेटा एग्जाम्पल है KCl, आपकी एग्जाम्पल है एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दीज type of ionic solids readily shows which type of defect, Schottky defect. I am repeating once again beta, Schottky defect is that type of stoichiometric defect in which equal number of cations and anions miss from their normal positions. Okay, it is also called vacancy defect, इसको हम vacancy defect भी कहते हैं. In this defect dielectric constant of solid remain same, वो same रहता है, ठीक है ना. जो stability और strength solid की होती है बेटा वो तो decrease होगी क्योंकि gaps create हो जाएंगे. It can crumble, it cannot withstand with the high pressure, right beta. So we can simply say that then what beta, the strength of the crystal decreases, right. इसके अलावा the solids having high coordination number, वो solids जिनके पास ज्यादा coordination number होगा बेटा वो ज्यादातर कौन से defects दिखाते हैं, वो दिखाते हैं Schottky defect. और उनका coordination number कितना होना चाहिए, 8:8 and 6:6, ठीक है. Those solids in which R positive and R negative is almost same, जिनमें R positive और R negative same होगा तो उसमें भी ये डिफेक्ट्स पाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. और इसके अलावा एग्जाम्पल इनमें क्या क्या है बेटा, इनमें एग्जाम्पल है NaCl है, CaCl है और KCl है, इनमें एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना. और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा जाते जाते इस डिफेक्ट को कंप्लीट करते करते मैं और एक पॉइंट बोलूंगा बेटा, याद रखिएगा उस पॉइंट को बेटा, गौर से याद रखिएगा, ठीक है. ए बेटा वो क्या है, और एक पॉइंट बेटा, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, the density of the crystal, the density of the crystal, of the crystal decreases, right beta. density जो crystal की है वो decrease होती है. in this defect density also decreases because the mass of such cations and anions is missing from their normal position. So density is equal to mass divided by volume. mass कम हो रहा है तो उसकी वजह से density भी per unit volume में बात कर रहा हूं. ओवरऑल सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, ओवरऑल पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी बेटा डिक्रीज होगी, राइट. इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को गौर से समझ लीजिएगा. ओवरऑल सॉलिड की डेंसिटी सेम रहेगी लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी बेटा डिक्रीज हो जाएगी, राइट. सो दिस वाज द डिफेक्ट नंबर फर्स्ट. व्हाट इज दैट इज Schottky डिफेक्ट, राइट. अब बेटा बात करते हैं दूसरे वाले डिफेक्ट की. एंड व्हाट इज दैट डिफेक्ट, यहां से इस डायग्राम से देखिएगा बेटा, इस पोर्शन को देखिएगा इस वाले साइड में. अब वो क्या है, ये एक और डिफेक्ट है एंड दिस इज द सेम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी कि स्टाइकोमेट्री ऑफ द सॉलिड रिमेन्स सेम, ठीक है ना. यानी कि जितने कैटायंस पहले थे, जितने एनायंस पहले थे, उनका रेशियो भी डिफेक्ट के बाद ही सेम ही रहेगा, राइट बेटा. ओके, अब देखिएगा अगर यहां का डिफेक्ट आप देखेंगे जिगर, ये डिफेक्ट जो है, ये वाली डायग्राम जो है ये आपको दिखा रही है कौन सा डिफेक्ट बेटा, ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखा रही है. ये फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या बेटा, अगर आप गौर से देखेंगे यहां से जो है, यहां से A पॉजिटिव कहीं गायब हो चुका है और वो A पॉजिटिव यहां चला गया है बेटा, ठीक है ना. एंड दीज स्पेसेस, अभी एक और क्वेश्चन आएगा इसमें, वो स्पेसेस के बारे में होगा, ठीक है. ये स्पेसेस जो यहां खाली जगह है ये उसी में घुस जाएगा बेटा, यानी कि when the cation misses from its normal position and occupies the interstitial space, those defects, those stoichiometric defects in which the cation misses from its normal position and occupies which space beta, interstitial space of a solid, so that will be called as which type of defect my dear students, that will be called as Frenkel defect, right beta. so कौन सा डिफेक्ट है ये Frenkel defect है. Schottky में भी हमने क्या देखा था, इक्वल cations और इक्वल anions भाग जाते थे नॉर्मल पोजीशन से और सरफेस पे आ जाते थे, ठीक है ना. अब यहां पे क्या होता है, यहां पर cation खाली बेटा जो है वो मिस हो जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा अपनी पोजीशन से और कहां पे घुस जाएगा बेटा, वो घुस जाएगा आपके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ सॉलिड में. तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल बी सिंपली कॉल्ड एज माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट. अब इसी डिफेक्ट के बारे में हम कुछ जानकारी रखेंगे. अब बेटा व्हाट इज दैट, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. बेटा इसके बारे में क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आप याद रखिएगा. Frenkel defect, right dear students, this is the Frenkel defect my dear students. पहला पॉइंट मैं लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा पहला पॉइंट बेटा, क्या होगा ये डिफेक्ट बेटा, द डिफेक्ट इन विच, द डिफेक्ट in which cation misses from its normal position, from its
नॉर्मल पोजिशन, एनपी में लिख रहा हूं शॉर्ट में, नॉर्मल पोजिशन, एंड ऑक्यूपाइज व्हाट डियर स्टूडेंट्स, एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये वो डिफेक्ट है जहां पर एक कैटायन जो है आपका वो मिस हो जाएगा नॉर्मल पोजीशन से और कहां जाएगा बेटा, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, एंड दैट डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट बेटा, गौर से सुनिएगा ये पॉइंट बेटा, दूसरा पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड बेटा क्या है, व्हाट इज दैट, दिस डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड बेटा, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट, वो डिफेक्ट वैकेंसी क्रिएट कर रहा था, दो वैकेंसीज के, यहां सिंगल वैकेंसी, तो यहां डिसलोकेशन हो रहा है कैटायन का, डिसलोकेशन डिफेक्ट इसको हम कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बेटा डिसलोकेशन डिफेक्ट। याद रखिएगा इन पॉइंट्स को बेटा, ठीक है, राइट। तीसरा पॉइंट बेटा, ये किन सॉलिड्स में पाया जाता है ज्यादा, ये उन आयोनिक सॉलिड्स में ज्यादा पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, यानी कि 4:4 जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, राइट। सो ऑब्जर्व्ड इन those solids having what beta, having coordination number 4:4, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा, यानी कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयोनिक सॉलिड्स में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है जिगर, दैट इज कॉल्ड बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। इसके अलावा बेटा और इन विच, याद रखिएगा, इन विच रेडियस ऑफ कैटायन जो है, रेडियस ऑफ कैटायन इज लेस देन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है ना, जिसमें कैटायन का साइज कम होगा एज कंपेयर टू एनायन, बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये जो कैटायन है जिगर ये मिस हो जाएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन से और कहां चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा। सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड अ फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। सो याद रखिएगा जब कैटायन का साइज बेटा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, जब कैटायन का साइज बेटा कम होगा एज कंपेयर टू एनायन, एट दैट टाइम यू विल सी व्हिच टाइप ऑफ डिफेक्ट में my jigger, that will be which type of defect, Frankel defect, okay। और एक पॉइंट, चौथा पॉइंट मैं बताऊंगा बेटा आपको, यहां से याद रखिएगा इस पॉइंट को, याद रखिएगा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सॉलिड जो है दैट विल इंक्रीज, राइट बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड increases in this defect, ये इंक्रीज होता है। what will happen to the stability, it will once again decrease बेटा। so यहां पे मैं लिखूंगा stability of the solid decreases, stability of the solid decreases, राइट जिगर, ओके। और एक पॉइंट बेटा याद रखिएगा इसका, what will happen to the density per unit volume, density will not decrease or increase, it will remain same, because per unit volume में मास भी बराबर है, वॉल्यूम भी बराबर है। सो हम कहेंगे density of solid remain same, remain same, राइट जिगर, याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। सो ये था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी है बेटा, एग्जांपल्स कौन कौन सी है, याद रखिएगा। एग्जांपल आपका सिल्वर क्लोराइड है बेटा, और आपका सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा, and these are the example etc. so these are the examples of which type of या जिंक सल्फाइड आपकी एग्जाम्पल है बेटा, ये भी किसकी एग्जाम्पल है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट की, ठीक है। सो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो डिफेक्ट जिसमें कैटायन मिस हो जाएगा फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इस वाले डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और एक बात ये ऑब्जर्व होता है उन वाले सॉलिड्स में जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होगा, कितना होगा, 4:4 होगा, और जिनमें साइज ऑफ कैटायन जो होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ एनायन, तभी तो वो मिस हो जाएगा, यानी कि डिसलोकेट हो जाएगा अपनी पोजीशन से और चला जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में बेटा, ओके। डाइलेक्ट्रिक याद रखिएगा, यहां पर डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉलिड यहां पे इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीज होती है, और डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है वो सेम रहती है। एग्जांपल्स ये है। अब इसमें एक जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा,
एक ऐसी एग्जाम्पल है जो दोनों में आ जाती है, वो कौन सी एग्जाम्पल है? AGBR की, यानी कि AGBR शोज बोथ Schottky एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट बेटा? AGBR shows both Schottky and Frankel defect. I am repeating this term once again. AGBR is showing both Schottky and Frankel defect, right? वो क्यों दिखाता है, जरा मैं उसको एक्सप्लेन करूं, उसके बाद आगे चलो। AGBR जो है बेटा, AGBR, I can write this BR negative and AG positive. It will show Schottky defect बेटा। ये Schottky डिफेक्ट भी दिखाएगा, Schottky डिफेक्ट भी दिखाएगा, और इसके अलावा बेटा ये कौन सा डिफेक्ट दिखाएगा? ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाएगा। सो दिस एम्बिगुअस एग्जाम्पल, यानी कि ये आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन करके रखी है कि ये वाला जो है यानी कि AGBR ये आपके दोनों डिफेक्ट्स दिखाते हैं, यानी कि Schottky भी दिखाता है और फ्रैंकल भी दिखाता है। अब कौन किसको फेवर कर रहा है बेटा? याद रखिएगा, इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर इसको फेवर करता है फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से, फ्रैंकल डिफेक्ट की ओर, यानी कि इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर फेवर्स फ्रैंकल डिफेक्ट, एंड इट इज व्हाट बेटा? साइज ऑफ, याद रखिएगा, साइज ऑफ व्हाट? साइज ऑफ AG पॉजिटिव जो है दैट इज लेस एज कंपेयर टू साइज ऑफ BR नेगेटिव, साइज ऑफ BR नेगेटिव, ठीक है ना? तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, यानी कि आपने देखा होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। सो बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ द AG पॉजिटिव विल बी लेस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द BR नेगेटिव। सो दिस फैक्टर विल फेवर विच टाइप ऑफ डिफेक्ट? Schottky defect, and this low coordination number that is 4:4, it will favor which type of defect beta? It will favor Frankel defect. I hope कि आपने इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the very important objective based question आ गया अब हमारे पास। What is that? What are voids or interstitial sites or spaces? Right बेटा, ठीक है, एक ही नाम है, तीन नाम है, एक ही काम है, एक ही डेफिनेशन है इनकी बेटा। What are voids? इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल साइट्स, राइट बेटा? आपने पढ़ा होगा अपने ऑफलाइन क्लासेस में, जब भी आप सॉलिड्स को पैक कराते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जब आप पैक करा देते हैं किसी भी सॉलिड में, तो वहां पर एक गैप्स रह जाते हैं, वो एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट हो जाते हैं वहां पर, यानी कि खाली जगह जो क्रिएट हो जाती है जब हम पैकिंग करते हैं बेटा, ठीक है ना? सॉलिड्स को जब हम पैक करते हैं, यानी कि नेचुरली जब वो पैक होते हैं तो वहां पर खाली स्पेसेस रहती है, उन एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या कहते हैं बेटे? उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, राइट जिगर? सो व्हाट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस? मैं यहां डेफिनेशन लिखूंगा, द एम्प्टी स्पेसेस, द एम्प्टी spaces formed during the packing of a solid, जब हम सॉलिड को पैक करते हैं, नेचुरली जब नेचर सॉलिड को पैक करता है, उस वक्त जो एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, उन एम्प्टी स्पेसेस को हम जिगर क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स उनको कहते हैं, राइट जिगर? अब ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल वॉइड्स जो है, ये कितने टाइप्स के हैं? याद रखिएगा, ये 3 टाइप्स के हैं, ठीक है? पहला टाइप जो है वो क्या है? दैट इज ट्राइगोनल वॉइड्स या ट्रायंगुलर वॉइड्स बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड्स, राइट? ट्रायंगुलर वॉइड्स बेटा। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल वॉइड से भी। सो व्हाट इज ट्रायंगुलर वॉइड? द वॉइड विच हैज द शेप ऑफ ए ट्रायंगल that is formed during the close packing of a solid, so that is called a beta triangular void. इसकी पिक्चर कैसी होगी बेटा? अगर आप एक स्फीयर मानेंगे, ये दूसरा स्फीयर मानेंगे और ये तीसरा स्फीयर मानेंगे बेटा, ठीक है? अब ये जो पिक्चर यहां पे बन रही है बेटा, इधर गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से देखिएगा, ये जो पिक्चर बन रही है, ये खाली जगह, so this will be your triangle void. Now what will be the कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्पेस? यानी कि ये जो खाली जगह है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिंपली द नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स
टचिंग टू ए स्फीयर, टचिंग टू ए पॉइंट, टचिंग टू ए वैकेंट स्पेस, ठीक है ना, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो यहां पर जो खाली जगह है इसके इर्द गिर्द में कितने टच कर रहे हैं, दैट इज 3। सो मैं कहूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू बेटा 3। सो इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा जो है उसकी पिक्चर ये है, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, टीडी वॉइड हम इसको कहते हैं बेटे, टीडी वॉइड। Now listen me carefully beta, what is tetrahedral void? These are those voids which are formed during the packing of a solid. ये voids कहां बनते हैं, जब हम solid की close packing करवाते हैं उस टाइम जो voids बनते हैं, खाली जगह बनते हैं, वही या तो triangular होगी या तो tetrahedral होगी या तो तीसरा टाइप होगा, that will be called as a octahedral, right बेटा। इसकी पिक्चर कैसी होगी बेटा, जरा देखिए, it is like this बेटा, ये आपका है, ये बन गया बेटा आपका ट्रायंगुलर वॉइड, राइट बेटा। ये ट्रायंगुलर वॉइड अगर हम क्लोज करेंगे एक साइड से, यानी कि ये खाली जगह इधर भी है और पीछे भी है, ठीक है ना, सॉलिड में, तो अगर हम आगे से इसको बंद करके रखेंगे, यानी कि स्फीयर एक इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे मैं रखूंगा बेटा, ये देखिए इसके ऊपर मैंने स्फीयर रखा, अब ये खाली जगह एक ही एंड से खुली है, एक एंड से बंद है। द ट्रायंगुलर वॉइड विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड एंड क्लोज्ड फ्रॉम अदर साइड, दैट टाइप ऑफ वॉइड विल बी सिंपली कॉल्ड एज, विच टाइप ऑफ वॉइड, दैट विल बी कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। नाउ प्लीज बेटा इसको गौर कीजिए, इस पर गौर कीजिए। नाउ जो खाली जगह पीछे है उसके टच में कितने स्फीयर्स है बेटा, उसके टच में एक तो 3 है ऐसे ही, और एक ऊपर जो आपने रखा। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू बेटा 4, ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा, राइट। अब इसके बाद सी वाला टाइप जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज दैट टाइप ऑफ वॉइड which is open, it's a triangular void which is open from both sides। ये वो triangular void है जो दोनों साइड से ओपन है, अब क्लोज किसी साइड से नहीं है, तो उस टाइप ऑफ void को हम octahedral void कहते हैं। जरा देखिए बेटा, ये जिगर गौर से देख लीजिएगा इसको, ये मैंने triangular void बनाया, यहां पर मैंने एक और स्फीयर रखा, यहां पे मैंने और एक स्फीयर रखा, यानी और एक स्फीयर रखा बेटा, ठीक है। तो ये जब अब खाली जगह बन गई, अंदर जो खाली जगह बन गई, एंड दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज octahedral void, ठीक है ना। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, जरा गौर से देखिएगा। व्हाट विल बी द coordination number of this vacant space? 1 2 3 4 5 and 6, so the coordination number will be 6. So the question may be asked from this objective type of question, what is void? ये short type answer भी आ सकता है, types of voids आ सकते हैं, या आपके objective आ सकते हैं, how many types of voids are formed during the close packing of a solid। तो याद रखिएगा 3 आपकी टेक्स्ट बुक ने मेंशन करके रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और एक है, दैट इज क्यूबिकल, यानी कि क्यूबिक void भी होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक ने वो मेंशन नहीं किया है बेटा। तो आप फोकस कीजिएगा इन्हीं 3 पे, दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड, tetrahedral void and octahedral void, and the coordination number of triangular void is 3, octahedral void is 6 and tetrahedral void is 4 बेटा। नाउ साइज की बात अगर हम करेंगे, इन तीनों में साइज सबसे बड़ा किसका होगा? साइज इसका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद इसका और इसके बाद इसका, तो ऑर्डर बन जाएगा octahedral greater than tetrahedral, tetrahedral greater than triangular। so this is the size of the voids, right बेटा। ये था साइज ऑफ voids। ना बात करते हैं बेटे अब ये कहां पे बनते हैं। ट्रायंगुलर voids जो होते हैं ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में बनते हैं, यानी कि 2 डायमेंशनल जब आपने पढ़ी होगी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ज्यादातर voids कौन से बन जाए हैं बेटे, वहां पे ज्यादातर voids बनते हैं बेटा ट्राइगोलर, ठीक है ना। और ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल voids जो होते हैं ये ज्यादातर कहां पे बनते हैं? व्हेन देयर इज अ 3 डायमेंशनल पैकिंग। जब आप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कराते हैं तो वहां पे ये 2 अराइज हो जाते हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल voids अराइज हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। ओके, अगर आपके पास, अब देखिए याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इससे भी आते हैं, लेकिन वो एग्जाम के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हो सकती है फिर आगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई यूनिट सेल है, आपके पास कोई सॉलिड है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स n है, ठीक है ना, इसमें नंबर ऑफ स्फीयर्स n है, आपको बोला जाएगा कि हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल voids आर देयर एंड हाउ मेनी टेट्राहेड्रल voids आर देयर। याद रखिएगा, इफ यू हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स यूनिट सेल, अगर आपके पार्टिकल्स जो है यूनिट सेल में वो n है, तो हमेशा याद रखिएगा आपका ऑक्टाहेड्रल void n के बराबर होगा और आपका
2n यानी कि 2n ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन होंगे बेटा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। सो दिस वाज द अनदर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन वाज वेरी वेरी सिंपल एंड द क्वेश्चन वाज व्हाट बेटा? व्हाट आर वॉइड्स? इंटरस्टिशियल स्पेसेस और इंटरस्टिशियल साइट्स, राइट देयर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक हियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन जिसे आप कहते हैं, और डिफरेंट यूनिट सेल्स में कितनी पैकिंग एफिशिएंसी है वो मैंने इस टेबल में आपके लिए बना के रखी है जिगर, राइट बेटा। सो सबसे पहली चीज, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन? ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? इस पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए इससे पहले मैं पैकिंग फ्रैक्शन पे आ जाऊं बेटा। जरा देखिए पहले इसको। सपोज आपके पास कोई डब्बा है बेटा, ऐसे ये डब्बा है आपके पास, और इस डब्बे का वॉल्यूम बेटा आपके पास A है। लेट दिस इज A, द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स इज A, वॉल्यूम इज इक्वल टू A, ठीक है। और मेरे पास बॉल्स है बेटा, यहां पर बहुत सारे बॉल्स है मेरे पास। गौर से सुनिएगा इस पॉइंट को बेटा, मेरे पास बॉल्स है, बहुत सारे बॉल्स है यहां पर, और ये बॉल्स मुझे इसमें डालनी है, यानी कि इसमें फिट करवानी है बेटा, ठीक है। यही तो हाल होता है सॉलिड्स में जिगर, कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फिक्स कर दिए जाते हैं एक गिवन स्पेस में, और वही कहला जाता है हमारे लिए सॉलिड बेटा, राइट। सो देखिएगा इसको, ये बॉल्स जब मैं इस पर रखूंगा, ऐसे बॉल्स रखूंगा, क्लोजली रखूंगा बेटा, जब मैं बॉल्स यहां पे क्लोजली रखूंगा, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लोज पैकिंग। इसको मैं क्लोज पैकिंग कहूंगा। कौन सी पैकिंग कहूंगा बेटा? क्लोज पैकिंग कहूंगा, ठीक है ना। अब ये क्लोज पैकिंग जो है, इस क्लोज पैकिंग में खाली जगह भी बन जाती है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अगर मैं अब डिफाइन करूं व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं, मैं कहूंगा आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बेटा, इन स्फीयर्स ने, इन बॉल्स ने कितना वॉल्यूम लिया है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। वेरी 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 सिंपल इट इज। सो अगर आपके पास एक कमरा है, आप उस कमरे में कुछ भरना चाहते हैं, उस कमरे का कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, आप वो चीजें भर रहे हैं उसमें, आप फिर कहेंगे कि इन चीजों ने कितनी जगह ली होगी आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम, दैट इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ दोज थिंग्स ऑफ दैट रूम, ठीक है ना बेटा, सिंपल। तो मैं क्या कहूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है PF में रिप्रेजेंट करूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना होगा, डिवाइडेड बाय करूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, उसमें से कितना वॉल्यूम स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन, राइट डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी सिंपल। हम जब पढ़ते हैं पैकिंग बेटा, तब उस वक्त हम पढ़ते हैं बेटा हार्ड स्फीयर मॉडल, यानी कि हम पैकिंग जब करवाते हैं तो हम स्फीयर से करवाते हैं, वो वाले स्फीयर लेते हैं जो इनकंप्रेसिबल होंगे। जब स्फीयर लेते हैं तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा बेटा, राइट। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना लेते हैं मैथमेटिक्स में बेटा, पाई 4/3 पाई r क्यूब बेटा। व्हाट इज दिस r? दिस r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो रेडियस ऑफ स्फीयर है बेटा। अब हमारे पास देखने हैं कि किस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ स्फीयर्स है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, वो कितनी जगह लेते हैं आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन बेटा, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू बेटा दिस z इफेक्टिव, यानी कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन अ यूनिट सेल, इनटू बेटा वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब बेटा, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज a क्यूब बेटा, right jigar. So this becomes the mathematical formula to calculate what beta पैकिंग फ्रैक्शन। now अगर इसी पैकिंग फ्रैक्शन को हम मल्टीपल करेंगे 100 से बेटा, तो ये बन जाएगी पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि परसेंटेज कितनी ऑक्यूपाई हो चुकी होगी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैकिंग फ्रैक्शन। वही तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है बेटा, जरा गौर से देखिएगा, मैंने क्या लिखा, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। जो आपके इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल है किसी यूनिट सेल में, उन्होंने कितना परसेंटेज स्पेस लिया होगा आउट ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ पैकिंग एफिशिएंसी। वही मैंने लिखा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं बेटा, क्या मॉडिफाई कर सकता हूं, ये मैं बराबर रख सकता हूं z, यानी कि z इज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब बेटा, डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा a क्यूब, ठीक है ना, इनटू मैं करूंगा 100। सो ये बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट इज दिस r? ये r आपको याद होना चाहिए, दिस r इज रेडियस ऑफ स्फीयर,
या radius of atom, radius of atom, radius of ion, radius of sphere, what so you can call, you what you have taken in your waves, right बेटा, ठीक है ना? तो ये है radius of that thing. और what is this? This is the edge length of what बेटा? एज लेंथ ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल्स हम पढ़ते हैं, तो क्यूब का एज लेंथ कितना है कि उस यूनिट सेल का एज लेंथ कितना. जरा गौर कीजिएगा बेटा, अगर हमारे पास कौन सी यूनिट सेल होगी बेटा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, ठीक है ना? इसकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका z वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है बेटा, ठीक. और रिलेशन जो है आपने पढ़ी होगी रिलेशन क्लासरूम में कि a एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के दरमियान क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू 2r, सो r इज इक्वल टू a बाई 2, राइट बेटा. तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 6 होता है, ठीक है ना? और पैकिंग फ्रिक्वेंसी यहां पे लगा के, यानी कि 1 इंटू 4/3 पाई r का वैल्यू पुट करके डिवाइड करके a क्यूब इंटू 100, तो आपको निकल रहा है बेटा 100 मल्टीप्लाई करके आपको निकल रहा है 52.4. 100 को छोड़कर आपको निकलेगा पैकिंग फ्रैक्शन आपको 0.52 मिलेगा. और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी कि एम्प्टी स्पेस कौन सी है बेटा? दैट इज 47.6%, राइट. इसी तरह अगर आप फेज सेंटर की बात करेंगे बेटा, उसका नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है और रिलेशन ये है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, packing fraction 0.474, 74%, and this is 26%, right? Similarly, you can take for body center, it is 2, and the relation is this one, its coordination number is 8, and it is 0.68, and it is 68%, and it is 32%. Now have a look here beta, just have a look. अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, आप बताइए इनमें से कौन सी efficient type of close packing है? यानी कि सिंपल क्यूबिक efficient है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग एफिशिएंट है कि बॉडी सेंटर? तो एफिशिएंट वही पैकिंग है जहां पर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुका होगा. वॉल्यूम ज्यादा किस में ऑक्यूपाई हो चुका है? दैट इज दिस वन, दैट इज 72%. सो मैं कह सकता हूं द मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज यूजुअली फाउंड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट डियर स्टूडेंट्स. सो दिस वाज द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, राइट बेटा? ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. Just have a look here. Now, this is the end of the unit number first. That's the solid state. Solid state, in solid state we have discussed so many questions, and some questions were long type, answer type, but no was one there so much long type that it can be asked in the examination. Only one question on which I have stressed more, that was what is Schottky and Frankel defect, that may be asked in this year's board examination, right beta? अब दूसरी यूनिट की ओर जाने से पहले अब नमाज का टाइम हो चुका है बेटा. अब इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग थ्रू द सॉल्यूशंस, यानी कि चैप्टर नंबर 2. टिल देन, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.